हम लोग वंशागति के आणविक आधार मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इस चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मेंडल ने जो भी इनहेरिटेंस का पैटर्न दिया कि किस तरह से पैतृक लक्षण यानी पेरेंटल कैरेक्टर्स जो हैं किस तरह से इनहेरिट करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, कैसे वो कभी एक्सप्रेस होते हैं, कभी जो है हिडन रह जाते हैं, मतलब कभी दिखाई देते हैं और कभी दिखाई नहीं देते हैं। पिछले अध्याय में हम लोग इसको पढ़े भी थे। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि मेंडल ने जिन चीज़ों को कारक कहा, फैक्टर कहा, जिन चीज़ों को इन कैरेक्टर्स के स्थानांतरण के लिए, इनहेरिटेंस के लिए या फिर एक्सप्रेशन के लिए जिम्मेदार माना, वो कारक आखिर क्या थे। तो ऐसा कहा जाए कि मेंडल के साथ साथ भी या फिर मेंडल के बाद मोस्टली देखा जाए तो जेनेटिक्स में जो भी खोज हुए वो मेंडल के बाद उसमें एक क्रांति सी आई और बहुत बड़े पैमाने पर इस पर रिसर्च चला। लेकिन कुछ जो है उनके साथ साथ भी कहा जा सकता है, जैसे कि इस संबंध में कि व्हाट आर द फैक्टर्स, हाउ दे एग्जिस्ट, वेयर आर दे फाउंड, ये चीज़ें, इन बातों को लेकर बहुत सारे रिसर्च हुए। और इसमें पहला नाम जो है वो फ्रेडरिक फिशर का आता है, जिन्होंने 1869 में फ्रेडरिक मिशर इन्होंने क्या किया कि एस्पर्म यानी शुक्राणु और श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC जिसको हम कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, इनमें से डीएनए को आइसोलेट किया। और डीएनए को आइसोलेट करने के बाद इसका नाम इन्होंने रखा न्यूक्लिन, क्योंकि इसको इन्होंने नाभिक से या न्यूक्लियस कहें, नाभिक कहें, केंद्रक कहें, न्यूक्लियस से प्राप्त किया था, इसलिए इसको न्यूक्लिन कहा। इसके बाद आगे जो आता है उसमें एक थे फिशर। इन्होंने 1880 के आसपास, चूंकि फिशर और कोसेल एक और वैज्ञानिक थे, जीव वैज्ञानिक थे, कोसेल, इनका नाम साथ साथ आता है। इन्होंने बताया कि डीएनए जो है यह प्यूरीन और पायरिमिडीन के बने होते हैं, जिसको बाद में कोसेल ने एक्सप्लेन किया। और उन्होंने बताया कि ये प्यूरीन और पायरिमिडीन जो होते हैं ये दो होते हैं, यानी 2 प्यूरीन होते हैं और 2 पायरिमिडीन होते हैं। और ये जो है डीएनए के कंस्टिट्यूएंट होते हैं। प्यूरीन में जो 2 होते हैं इसमें एडिनिन और गुआनिन, जबकि पायरिमिडिन्स जो होते हैं वो अगर डीएनए की बात करें या आरएनए की बात करें, जब अलग अलग बात करते हैं तो वहां भी वो 2 ही होते हैं। डीएनए में भी 2 ही पायरिमिडिन होंगे और आरएनए में भी 2 ही पायरिमिडिन होंगे। लेकिन एक्चुअली में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं या नाइट्रोजनस बेसेस हम कहें, वो 5 होते हैं, जिसमें से आरएनए में थायमीन की जगह यूरासिल पाया जाता है। तो यहाँ चूंकि हम डीएनए की बात कर रहे हैं इसलिए हम 2 ही पायरिमिडिन्स लिखेंगे, जिसमें कि थायमीन और साइटोसिन। ठीक है, तो 2 जो है प्यूरीन और 2 पायरिमिडिन्स। इसके बाद एक वैज्ञानिक का नाम और आता है चरगाफ। इन्होंने लगभग 1947, हालांकि इसके बीच में भी बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए जेनेटिक्स में या कहें कि बायोलॉजी में जो जेनेटिक्स से रिलेटेड भी थे, लेकिन चूंकि हम लोग डीएनए से संबंधित बात कर रहे हैं इसलिए हम बीच की चीज़ों की बात अभी नहीं करेंगे।
क्योंकि बीच में ही आप ग्रिफिथ का भी एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे। बीच में ही ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट आपको 1929 के आसपास हुआ, जिसमें यह खोजने का प्रयास किया गया कि आइदर द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल और एनीथिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। मतलब कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है या कुछ और चीज है जो इनहेरिटेंस से रिलेटेड है या इनहेरिटेंस को कंट्रोल करता है। तो 1947 में चरगाफ ने बताया कि डीएनए के कंस्टिट्यूएंट में जितने प्यूरिन होते हैं, यानी जितना अनुपात, जितने मात्रा में प्यूरिन होगा उतना ही मात्रा में पायरीमिडीन्स भी होंगे। अर्थात ये दोनों जो है समानुपात में पाए जाते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं डीएनए की। तो डीएनए डीएनए जो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यह जो है हम लोग 11th में भी पढ़े होंगे, सब लोग पढ़े होंगे कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, डीएनए आरएनए। एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, दूसरा राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको हम लोग आरएनए कहते हैं। वो अंतर मैं आपको आगे बता देता हूँ कि डीऑक्सी क्यों कहते हैं और एक राइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या डीएनए के बारे में अगर हम बात करें तो पीछे हम लोग जो है न्यूक्लिन की बात की, वहीं जो है आगे आकर के उसमें प्यूरिन पायरिमिडीन्स की भी बात हुई। डीएनए भी एक न्यूक्लिक एसिड है और यह जो है इट इज द जेनेटिक मटेरियल दैट प्रूवन लेटर, जेनेटिक मटेरियल फॉर नियरली ऑल द लिविंग बीइंग्स। हालांकि कुछ वायरसेस में डीएनए की जगह जो है आरएनए न्यूक्लिक एसिड के रूप में पाया जाता है और वहीं उसके इनहेरिटेंस को कंट्रोल भी करता है। डीएनए की अगर कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसके क्वांटिटी की बात करें, तो क्वांटिटी में डीएनए वेरिंग फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज, यानी कि जीव से जीव में डीएनए की मात्रा अलग अलग होती है। कुछ में जो है ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है। अगर हम बैक्टीरियोफेज की बात करें जिसको 5 × 124, तो इसमें लगभग 5800 के आसपास बेस पेयर्स मतलब न्यूक्लियोटाइड्स उसके डीएनए में होते हैं। वहीं अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का जो डीएनए है इसका लेंथ लगभग 174 सेंटीमीटर यानी 1.7 मीटर के आसपास होता है। अब इतनी बड़ी चीज है, हाउ इट कंटेन्स इन द न्यूक्लियस, यह जो है न्यूक्लियस में रहता कैसे है, तो उसके लिए भी आगे हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे जिसको डीएनए कॉइलिंग कहा जाता है या कुंडली पैकेजिंग हम लोग कहते हैं। तो वो है। इसके अलावा और भी अलग अलग जीवों में अलग अलग बेस पेयर्स पाए जाते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ बेस पेयर्स अलग होते हैं तो उनका लेंथ भी अलग होता है। अब इसके कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें तो कोई भी डीएनए हो या आरएनए हो, न्यूक्लिक एसिड जो है वह एक्चुअली में पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर आप लोग 11th में पढ़े होंगे। न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है उसमें 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है पेंटोज शुगर, अब वो राइबोस और डीऑक्सीराइबोस, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। वहीं अंतर जो हम पीछे बोले कि एक राइबोज होगा दूसरा डीऑक्सीराइबोज होगा, यानी कि एक ऑक्सीजन इसमें नहीं पाया जाता है। अब हम पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर देखें तो यह जो है 5 कार्बन मॉलिक्यूल से बना होता है जिसमें एक ऑक्सीजन। इसमें 4 जो है कार्बन एटम्स जो हैं वो इस तरह से जुड़े रहते हैं, जबकि 5वां कार्बन एटम जो है वो इथाइल समूह का हिस्सा होता है। अब यहाँ पे हम
ऐसे जो है इसका स्ट्रक्चर होता है। ये अगर ऐसा है तो हम इसको राइबोज शुगर कहते हैं, जो आरएनए में पाया जाता है। जब डीएनए में डीऑक्सी की बात करते हैं तो यहाँ से ये ऑक्सीजन जो है रिप्लेस्ड हो जाता है, तब हम इसको डीऑक्सी राइबोज कहते हैं। अगर यहाँ ऑक्सीजन है तो हम इसको राइबोज कहेंगे, और अगर ये ऑक्सीजन नहीं है तो इसको डीऑक्सी राइबोज कहते हैं। यह डीएनए और आरएनए दोनों का हिस्सा होता है पेंटोज शुगर। इसके बाद जो है आपको, जैसे कि पहले भी हम लोग बात किए, दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस में वही प्यूरीन और पायरिमिडीन्स। पायरिमिडीन्स, प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स, दो प्यूरीन दो पायरिमिडीन्स। प्यूरीन्स जो होते हैं ये सिंगल बेंजीन रिंग के बने होते हैं, मतलब कि ये जो है जैसे बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु होते हैं, वैसे ही यह 6 सदस्यों का एक रिंग होता है, लेकिन इसमें जो है 2 यानी पहले और तीसरे स्थान पर नाइट्रोजन होता है। तो प्यूरीन का हम एक जेन्युइन स्ट्रक्चर समझते हैं कि प्यूरीन अगर होगा तो यह होगा आपको, अगर हम इधर से शुरू करें तो एन, फिर सी, फिर एन, फिर सी, फिर सी और सी, ऐसे। ये अगर है सिंगल रिंग में है तो ये प्यूरीन होगा, सॉरी पायरिमिडीन होगा। मैंने इसको जो है लिख दिया, ये पायरिमिडीन होगा। और प्यूरीन्स जो होते हैं वो डबल रिंग के होते हैं। इसमें जो है चौथे और पांचवे, जैसे इसमें हम काउंटिंग जो करते हैं वो 1 2 3 4 5 और 6, तो इसमें चौथे और पांचवे जो कार्बन परमाणु है इससे एक इमिडाजोल रिंग जुड़ जाता है। तो अब हम अगर हम प्यूरीन का जेन्युइन स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर सी एन, सी एन, सी सी। अगर इसमें देखें तो यहाँ पर अब जुड़ जाएगा एन सी, ठीक है। अगर ऐसे है तो यह जो है आपको प्यूरीन्स हो जाएगा। यानी हम जब थायमीन, साइटोसिन और यूरासिल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस पे बेस्ड होगा, और एडिनिन और ग्वानिन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस पे बेस्ड होगा। अब इसमें जो है अमीन समूह वगैरह लगा रहता है। तो अब इसका जो तीसरा कंपोनेंट है वह कंपोनेंट है आपको फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, जिसको सिंपली जो है हम लोग फॉस्फेट भी कहते हैं। यह जो होता है H3PO4, ये क्या करता है कि एक्चुअली में न्यूक्लियोटाइड्स, यानी जब पेंटोज शुगर जो है, पेंटोज शुगर जब नाइट्रोजनस बेस से जुड़ता है तब यह बनाता है न्यूक्लियोसाइड, और इसमें जब फॉस्फेरिक एसिड जुड़ जाता है तब यह बनाता है न्यूक्लियोटाइड। इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो P और OH 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 O, यानी यह PO4 होता है। यह इसका स्ट्रक्चर होता है। ये जब न्यूक्लियोसाइड से जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है, और उसके बाद बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ करके डीएनए स्ट्रैंड या आरएनए स्ट्रैंड जो भी कहें वो उसका निर्माण करते हैं। आगे जो है इसमें हम लोगों को अब इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो डीएनए का मॉडल, डीएनए का जो वाटसन और क्रिक द्वारा जो मॉडल दिया गया था उसका हम लोग जो है डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या डीएनए का आणविक संरचना भी हम कहते हैं, उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। अभी तक जो कुछ भी हम लोग डिस्कस किए
इसमें जो मुख्य बातें हैं, थोड़ा बहुत हम लोगों को डेट हिस्ट्री याद रखनी होती है, और परीक्षा के अगर व्यू से देखें तो उसमें इस सब अभी तक जो कुछ भी हम लोग पढ़े इससे जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन एमसीक्यू में इसके जो भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे शुगर, राइबोज शुगर हो गया, पेंटोज शुगर जो भी कहें, तो शुगर हो गया, इसके बाद नाइट्रोजनस बेसिस हो गए, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, इन सबका कंस्टिट्यूएंट वगैरह पूछ सकता है। तो इतनी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी। आगे जो हम पढ़ेंगे वो इसका काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, और उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर बार पूछता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखेंगे तो उसमें डीएनए का स्ट्रक्चर जो है बार बार पूछता है। कभी जो है उसका केवल ग्राफिक पूछ देगा, पिक्चर कहें, ग्राफिक कहें, जो भी कहें वो पूछ देगा, और कभी कभी उसका जो है डिटेल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करने के लिए दे देता है। तो उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे, देखेंगे। अब इससे संबंधित या आगे भी किसी भी चैप्टर से हो या इसी चैप्टर से हो, अगर आपको आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट चल रहा हो तो आप लोग जो है वीडियो के नीचे जो भी कमेंट बॉक्स होगा उसमें, या डाउट का जो ऑप्शन होगा उसमें आप लोग अपना डाउट जो है भेज देंगे, मैं उसे सॉल्व कर दूँगा।